हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप सभी से एक वादा किया था कि जिला दर्शन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख जिले हैं उनकी डिटेल्ड एक हम यहाँ पर वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर जिले के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ की जनसांख्यिकी के बारे में, वहाँ के क्या प्रमुख आंकड़े हैं सेंसस से रिलेटेड जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर क्या कल्चरल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है और जो कि हमें प्रेरित करती हैं कि उन धरोहरों का न केवल संरक्षण किया जाए बल्कि अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को भी जागरूक करने के लिए उन सांस्कृतिक धरोहरों से हमें सबक लेते हुए किस तरह से अतीत में जो हमने अपनी गलतियां की हैं उसको न दोहरा करके बल्कि राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। साथ ही साथ सांस्कृतिक पहलू के अलावा अगर हमने उस जिले से संबंधित कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि वहां पर कोई ऐसा उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है, कोई ऐसा उत्पाद है जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इस सेक्शन में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज और यहाँ पर जो हम पहला जिला लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है और वो जिला है इलाहाबाद, जिसका नाम अक्टूबर 2018 में बदल दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के अगर संदर्भ में हम बात करें तो ये प्रारंभ से ही विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ माना जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ की सबसे जीवंत बात है वो यहाँ की राजनीतिक और यहाँ के जो आध्यात्म वाला क्षेत्र हम देखते हैं वो काफ़ी जीवंत रहा है और यहाँ के लोग न केवल राजनीति से बल्कि अध्यात्म से भी काफ़ी जागरूक हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इलाहाबाद के बारे में। क्या इलाहाबाद की प्रमुख बातें हैं? इलाहाबाद की अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो इलाहाबाद जो है 7 जिलों से घिरा हुआ है। सबसे पहले ये 7 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन से जिले हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको यहां पर चित्रकूट धाम देखने को मिलेगा, वही कौशांबी, फिर प्रतापगढ़, फिर आपको जौनपुर, उसके बाद यहां पर संत रविदास नगर जिसे पहले भदोही कहते थे, अब यहां पर इसके अलावा मिर्जापुर और एक ऐसा जिला अगर इसके दक्षिण में देखें जो कि मध्य प्रदेश का है, रीवा, यानी कि 7वां जो जिला है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से संलग्न है। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद को अगर हम देखें तो ये 7 जिलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे भौगोलिक दृष्टि से ये कहाँ पर, कितने देशांतर पर, कितने अक्षांशीय विस्तार क्या इसका है, इस पर भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो ये 24 डिग्री 77 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। वहीं अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 81 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 84 पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लैटिट्यूड में ये इसका विस्तार रहा कि यह कहां पर सिचुएटेड है। अब इस जिले की अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है तो कुल 109 किलोमीटर इसका विस्तार है। वहीं अगर हम देखें कि पूर्व से पश्चिम इसका कितना विस्तार है तो 117 किलोमीटर इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार हमें देखने को मिलता है। और बाउंड्रीज कितने जिलों से हैं लगती हैं? 7 जिलों से लगती हैं, जिसमें एक जिला जो है मध्य प्रदेश का है, रीवा का है। चलिए अब अगर बात करें इसके लोकेशन की, इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो जिला है ये 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर आपको एक गंगा नदी देखने को मिल रही है, एक यमुना नदी, और जो तीसरी प्रमुख नदी है जिसे हम सरस्वती के नाम से जानते हैं वो अदृश्य है। और ये तीनों नदियां जो है यहाँ पर एक स्थान है त्रिवेणी संगम जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर के मिलती है। तो यहीं पर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, स्थित है। अब यहाँ पर आप एक स्थान देख रहे होंगे नैनी, तो यहीं से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी होकर के गुजरती है जो कि आगे जाकर के मिर्जापुर के क्लॉक टावर घंटाघर से होकर के पास हो जाती है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें रही ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सी नदियां हैं ध्यान रखिए, गंगा, यमुना,
सरस्वती जो कि अदृश्य है, इन तीनों जहां पर मिलती है एक स्थान बनाती है, उसका नाम है त्रिवेणी संगम। और यहीं पर ये नदियां यहां पर होती है। अब यहां पर जहां पर ये त्रिवेणी संगम है, यहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपको पता ही होगा, अगर हम बात करें इसके सांस्कृतिक पहलू को, तो ये धार्मिक रूप से काफ़ी समृद्ध नगरी मानी जाती है। यहाँ पर 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में जो है महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रत्येक 6 वर्ष पे अगर हम देखें तो यहाँ अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और हर साल यहाँ पर माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर अब इसके अलावा क्या ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हमारे लिए जानने योग्य हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम इलाहाबाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो गंगा और यमुना नदियां हैं, ये इसे 3 भागों में विभाजित कर देती हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया गंगा पार, दूसरा जो है जमुना पार, और तीसरा जो है यहाँ पर द्वाबा। द्वाबा जो है कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद से ही सटा हुआ एक जिला है। पहले ये इलाहाबाद का ही भाग होता था, लेकिन इसे बाद में कुछ वर्षों पहले इलाहाबाद से अलग कर दिया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण के चलते हैं। तो यहाँ पर गंगा और यमुना नदी इसे 3 भागों में विभाजित कर देती है। कौन कौन से? हो गया गंगा पार, यमुना पार, और यहाँ पर जो तीसरा है हमारा द्वाबा। तो यहाँ पर गंगा पार की अगर हम बात करें तो ये जो उसका उत्तरी वाला भाग है ये गंगा पार है। वही दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो ये जो है यमुना पार या जमुना पार, दोनों ही जमुना यमुना दोनों ही नाम से जाना जाता है। और अगर हम जमुना पार की बात करें तो ये कृषि के अंतर्गत थोड़ा सा पिछड़ा है तुलनात्मक रूप से, किससे? जो गंगा पार वाला क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितनी तहसीलें हैं, तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में 8 तहसीलें हैं। आप इसको देख सकते हैं, सुरांव, फूलपुर, हंडिया, मेजा, कोरांव, करछना, बारा, ये जो है 8 तहसीलें हैं। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधानसभा जो कंस्टिट्यूएंसी एरियाज हैं वो 12 है, यानी कि यहाँ से 12 एमएलए का चुनाव होता है। साथ ही साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके लोकसभा में जाते हैं, जो कि निचला सदन है संसद का। इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो जो जनसांख्यिकी के प्रमुख आंकड़े हैं, यानी कि जनसंख्या वाले, तो वर्ष 2011 की जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5279.07 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। वहीं इसके जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 849 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। ध्यान रखिए कि ये जो आंकड़ा है वर्ष 2011 की जनगणना की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर है। और यहां का लिंगा अनुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो 914, वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 896, जबकि यहां की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की हम बात करें तो वो है 72.3%, जिसमें अगर हम देखें तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो 82.6% है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 61% है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखते हैं तो जो यहां पर डिकेडल चेंज है, यानी कि जो दशकीय बदलाव या दशकीय परिवर्तन है, वो 20.6%। वहीं पर एससी की अगर हम बात करें, एससी पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, तो 22% उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोग निवास करते हैं। वहीं शेड्यूल ट्राइब की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बहुत कम उनकी जनसंख्या यहां पर है, 0.1% है। वहीं अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, ध्यान रखिएगा ये जो पॉपुलेशन बताई जा रही है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, तो यहां पर देखिए 59,54,390 यहां पर लोग निवास करते हैं जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक। अब यहां पर अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें या अगर हम इसको ट्रोपोग्राफिकली देखते हैं तो जो इलाहाबाद है इसको जो है सेंट्रल प्लेन जोन के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है, यानी कि मध्य समतल क्षेत्र के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ के जो एग्रोक्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो ट्रॉपिकल है, यानी कि यहाँ के क्लाइमेट जलवायु की बात करें वो कौन सी है, ट्रॉपिकल जलवायु है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ की जो एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन है यानी ES की बात करें तो इसको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन सी श्रेणी है, तो सबसे पहली जो है ब्लैक एंड कोर्स ग्रे लैंड है। दूसरे श्रेणी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जमुना के पास जो खादर वाली भूमि है और जो एल्यूवियल सॉइल है ये वाले क्षेत्र है जो है। इसके अलावा
लो गंगा यानी कि गंगा के जो निचली वाला जो क्षेत्र है वो, और साथ ही साथ वहाँ पर जो सोडिक क्षेत्र है तीसरा ये है। और इसके अलावा जो गंगा का समतल मैदान है यानी कि गंगा का जो प्लेन है, ये यहाँ के प्रमुख जो है एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ की मिट्टियों की बात करते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसका कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर चिकनी दोमट से रेतीली दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें, सर्वाधिक मात्रा में इलाहाबाद में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसका परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो लगभग आधा है। यानी पूरे प्रयागराज की बात करें तो लगभग वहां पर 50%, जबकि इसका जो आंकड़ा है 48 है, लगभग आधा हम मान सकते हैं। तो क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी है, चिकनी दोमट से रेतीली दोमट मिट्टी, ये मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, तो जमुना पार वाला जो क्षेत्र है, जो जमुना पार का जो क्षेत्र है, हमने जो आपसे बात किया जमुना पार कहां पर है, जो प्रयागराज का दक्षिणी वाला भाग है वही जमुना पार है। यहाँ पर चिकनी दोमट से रेतीली मिट्टी पाई जाती है और यह इसमें अगर देखें तो काली और मोटी भूरी भूमि यहाँ पर आती है। वही जमुना का जो खादर और जलोड़ वाला वो भी जमुना पार में है, जहाँ पर दोमट और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इनका प्रतिशतता अगर देखें तो 10% है। वही गंगा पार की अगर हम बात करें, जहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पल्सेस यानी कि दालों की दाल जो है उनकी खेती की जाती है, ऑयल सीड की खेती की जाती है, ग्रेन्स अनाजों की खेती की जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स की भी खेती की जाती है। कहां पर, जो गंगा पार वाला है। तो गंगा पार का जो अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी समृद्ध है, काफी इनरिच्ड है और यहां पर जायद की भी काफ़ी फसलें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर खरबूजे की फसल की जाती है, यहाँ पर तरबूज की फसल आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स की जो बागवानी से संबंधित जो यहाँ पर फसलें आपको देखने को मिलेंगी या बागवानी से संबंधित यहाँ पर खेती भी की जाती है। तो ये गंगा की जो निचली भूमि है और जो सोडिक प्लेन है, जिसकी अगर प्रतिशतता की बात करते हो वो 15% होती है। वही गंगा प्लेन जो गंगा पार के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है रेतीली दोमट एवं चिकनी मिट्टी पाई जाती है और इसका कुल जो प्रतिशत है ये 27% है। तो ये प्रमुख सॉइल टाइप्स रही और कहां कहां पर इनकी सिचुएशन है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब सबसे अंत में अगर हम देखें इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर इलाहाबाद का अमरूद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे सुरखा अमरूद भी कहा जाता है। सुरखा अमरूद आप कुछ देख रहे हैं क्योंकि इसका जो अगर हम बाहरी आवरण देखते हैं तो इस पे सुर्ख लाल रंग के आपको आवरण देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे सुरखा अमरूद भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ के जो खरबूजा है और जो तरबूज है, इसकी भी काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। तो इनकी भी जो अगर हम देखें गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी होती है। इलाहाबाद का अमरूद विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में। तो सबसे पहले अगर देखें तो ऐसी मान्यता है कि आर्यों की जो प्रारंभिक बस्ती है उसके साक्ष्य भी हमें प्रयागराज में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम पुराणों की बात करें या महाकाव्यों की बात करें तो हमें ऐसा देखने को मिलता है, या धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बात साबित होती है या ये बात ऐसी कही गई है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने जो पहला यज्ञ किया वो यहीं पर किया और इसीलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ गया। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐसी मान्यता है कि प्रयाग में यानी प्रयागराज में प्रवेश मात्र से ही पाप कर्मों का नाश हो जाता है और ये एक संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक से साबित हो जाता है। इसके बारे में ये कहा गया है, प्रयागस्य प्रवेशाद्वय पापम नाश्यति तक्षणात्। और ये जो है यहाँ पर सोम, वरुण और प्रजापति की जो है जन्म स्थली के रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस नगरी के जो अधिष्ठाता हैं भगवान विष्णु, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो माधव स्वरूप अवस्था में विराजमान है। कहाँ पर, प्रयागराज में ये विराजमान है। द्वादश माधव इन्हें कहा जाता है, द्वादश माधव के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये प्रयाग की अगर बात करें तो सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर देखें प्रयाग में इसका एक जो आध्यात्मिक पहलू की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
क्यों किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन? तो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत उत्पन्न हुआ था, जब उस अमृत को ले जाया जा रहा था तो राक्षसों के द्वारा जब पीछा करने पर वहां पर जो रस्साकसी होती है, या जो एक तरह से कह ले उस अमृत को छीनने का जो प्रयास किया जाता है, उसी दौरान 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर जाती हैं और इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये कौन से 4 स्थान थे? उनमें अगर हम देखें तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, तो ये 4 स्थान रहे। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है ऋषि भारद्वाज और दुर्वासा से संबंधित भी एक जन्मभूमि है। तो यहां पर कौन कौन से हो गए? सोम हो गए, इसके बाद वरुण हो गए, इसके बाद प्रजापति, इनकी भी जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ प्रयागराज में एक स्थान है झूसी, और ये जो झूसी है ये चंद्रवंशी राजवंश के राजा पुरुरवा की राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो पुरुरवा की राजधानी और राज्य के रूप में चंद्रवंशी वंश के जो राजा थे पुरुरवा, उनका राज्य माना जाता था। कौन? झूसी। ये भी प्रयागराज में ही स्थित है। इसके बाद अब बात आती है कि जो ये प्रयागराज आज जाना जाता है, अतीत में जिसका नाम प्रयाग था, इसका नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा? तो वर्ष 1575 में अकबर जो है संगम के सामरिक महत्व को देखते हुए अकबर ने इसे इलाहाबाद, ध्यान रखिए इलाहाबाद नहीं इलाहाबाद, जिसका मतलब होता है ईश्वर का वास स्थान या अल्लाह का स्थान। ठीक है, अल्लाह का शहर। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया? इलाहाबाद दिया गया, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दिया गया, और इलाहाबाद को मुगलों की प्रांतीय राजधानी के रूप में भी इसे घोषित कर दिया गया। और साथ ही साथ इसकी जो सामरिक महत्व है उसको देखते हुए अकबर ने 1583 में यहाँ पर एक काफ़ी मजबूत किले का निर्माण किया, जिसे अकबर का किला जाना जाता है, और जिसे 1801 में 1801 में जो अवध के नवाब थे उन्होंने इस किले को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, यानी कि अंग्रेजों को सौंप देते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं? इस किले का उपयोग जो है अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए करते हैं। और आज भी अगर हम देखें तो इस किले में जो है भारतीय जो जवान है, आर्मी के जो जवान हैं, उनके छावनी के रूप में इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। अब इस किले की अगर देखें दृश्य कितना ही आपको देखें तो काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे ही इसको बनवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस किले के अंतर्गत देखें तो आध्यात्मिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसे पातालपुरी मंदिर या अक्षयवट मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पर जो ये किला, जो पातालपुरी मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि राम और सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी पत्नी सीता जो है अपने वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे, और यहीं से जो सरस्वती नदी है उसका प्रवाह होता है, जो आगे जाकर के त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना से मिल जाती है। अब यहाँ पर जो अक्षयवट की अगर हम बात करें, अक्षयवट आप ये देख रहे हैं, ये बरगद का पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि ये जो अक्षयवट है, जो ये बरगद का पेड़ है, वो अमर है, ना तो ये सड़ेगा और ना ही ये गलेगा, यानी कि ना तो ये सड़ने वाला है और ना ही ये गलने वाला है। इस बरगद के वृक्ष यानी अक्षयवट का वर्णन जो है ह्वेन सॉन्ग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, तो अक्षयवट क्या है? ये एक बरगद का पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस बरगद के पेड़ से, अक्षयवट से छलांग लगा देने वालों को मुक्ति मिल जाती थी। तो अक्सर लोग क्या करते थे, तो लोग इस पेड़ पर चढ़ करके यमुना नदी में छलांग लगा देते थे मुक्ति पाने के लिए। तो इस पर रोक जो है सम्राट अकबर के द्वारा लगा दी गई थी। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रमुख चीज़ है अशोक स्तंभ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो 10.6 मीटर लंबा है। कितना है? 10.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 10.6 मीटर है। अब यहाँ पर इस अशोक स्तंभ के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर 3
राजाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और ये कौन कौन से राजा थे इनमें देखें तो एक तो अशोक जिन्होंने इसका निर्माण करवाया ही था, इसके बाद समुद्रगुप्त का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है और समुद्रगुप्त का ही राजकवि थे हरिसेन, उसने यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया जिसमें तीनों राजाओं का वर्णन तो मिलता ही इसमें, लेकिन जो ये प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया था, इसमें मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी विजित क्षेत्र थे उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो पहला हो गया सम्राट अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा जो है अगर हम बात करें कौन सा राजा है तो यहाँ पर हमें जो है जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के राजकवि कौन था? हरिसेन था, इसने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया। इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा विजित क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद अगला जो हम यहाँ पर देखते हैं जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मिंटो पार्क है। आपको पता ही है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के पहला क्या होता है? विद्रोह होता है। 1857 की जो क्रांति हुई उसे विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो 1857 में यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लियाकत अली खान ने किया था और 1857 के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही मिंटो पार्क से, ठीक है, भारत को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। तो ये कह लें कि एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूरे भारत को ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को सौंपने का क्या है, एक प्रतीक स्थान के रूप में इसे जाना जा करे। तो ये मिंटो पार्क पहले से मौजूद था, लेकिन इसको मिंटो क्यों जाना जाता है मिंटो पार्क के नाम से? तो वर्ष 1910 में जो भारत के तत्कालीन वायसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, उनके नाम पर इस पार्क का नाम मिंटो पार्क रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ये सौंप दिया जाता है पूरे भारत को, और बाद में ये जो है प्रयागराज इलाहाबाद था उस समय, तो ये आगरा और अवध प्रांत की राजधानी के रूप में इसे घोषित कर दिया जाता है। और ये राजधानी के रूप में कब तक रहता है? वर्ष 1921 तक, जब तक लखनऊ को राजधानी के रूप में घोषित नहीं कर दिया जाता। तो ये कुछ बातें रही मिंटो पार्क से संबंधित। उसके अलावा आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी यहीं पर उपस्थित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कुछ प्रमुख जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल जो है संविधान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 214 और 231 में आपको इसका वर्णन मिलेगा कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा या दो से अधिक राज्यों का एक जो है संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो कह लें कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इस्टेब्लिश किया गया था और ये 17 मार्च 1866 को इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन तब इसका स्थान इलाहाबाद ना होकर के आगरा था, लेकिन इसका स्थान बाद में बदल दिया जाता है। 1869 में ये इलाहाबाद में आ जाता है। वहीं 11 मार्च 1919 में इसका नाम बदल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया जाता है और साथ में 1948 में जो अवध उच्च न्यायालय था, अवध हाई कोर्ट था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला दिया जाता है। और जो आप इसका वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, जो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इसके स्वरूप की अगर बात करें तो इसकी आधारशिला वर्ष 1911 में रखी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही, यहां पर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद तो ये प्रमुख बातें हैं, सवाल यहां से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। अगला इसी क्रम में देखते हैं ऑल सेंट्स कैथेड्रल, जिसे पत्थर गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो डिजाइनर थे यानी जो इसके वास्तुकार थे सर विलियम इमर्सन थे, जिन्होंने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की भी डिजाइनिंग की थी। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की डिजाइनिंग किसने की थी? सर विलियम इमर्सन। इन्होंने ही ऑल सेंट्स कैथेड्रल यानी जिसे पत्थर गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है, इसके वास्तुकार रहे हैं सर विलियम इमर्सन। और ये जो पत्थर गिरजाघर है या जो ऑल सेंट्स कैथेड्रल है, ये जो है अपनी वर्षगांठ जो है प्रत्येक वर्ष मनाता है। ठीक है, 1 नवंबर को मनाता है और इस दिन को चर्च ऑल सेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है।
चर्च ऑल सेंट्स डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा इसे क्या पत्थर गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी डिज़ाइनिंग है कौन किस शैली में है, तो ये गोथिक शैली में इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। अगला इसमें हम देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते हैं। ये भारत में चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो सितंबर 1887 में इसकी स्थापना होती है। इससे पहले 3 विश्वविद्यालय भारत में और खोले जा चुके थे, जिसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास है। इसका आदर्श वाक्य अगर हम देखते हैं तो कोत रामी तोत आर्बित्रोस, यानी कि जितनी शाखाएं, ठीक है, उतनी संख्या। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे वो इसके छात्र थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति जो है यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। और ये एक राजनीति, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति का गढ़ प्रयागराज को माना जाता है। और प्रयागराज की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे भारत के राजनीति को प्रभावित करती है। इससे आप सभी इनकार नहीं कर सकते और इसके बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आदर्श वाक्य है कोत रामी तोत आर्बित्रोस, यानी कि जितनी शाखाएं उतने अधिक पेड़। कहने का क्या तात्पर्य है कि जितनी शाखाएं होंगी उतनी ज्यादा पेड़ होंगे। चलिए अब यहाँ पर आनंद भवन की बात आती है। आनंद भवन जो है आज़ादी के समय, जब आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस वक्त प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा है। दरअसल आनंद भवन की निर्माण की अगर हम बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा करवाया गया था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों को देखते हुए इन्होंने इस पूरे के पूरे घर को कांग्रेस की गतिविधियों का कार्यालय घोषित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इसी के समीप एक और भवन बनवाया, जिसे हम स्वराज भवन के नाम से जानते हैं। यहीं पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलाहाबाद में हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, इसके अलावा श्री लाल बहादुर शास्त्री, साथ ही साथ श्री राजीव गांधी, इसके अलावा अगर हम देखें तो श्री वीपी सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो इलाहाबाद की ही धरती से आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि आप अक्सर खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में सुनते होंगे। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है 29 अगस्त 1905 को यहीं पर हुआ था। और 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता। हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने ओलंपिक वर्ष 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1991-92 में हुई थी, इसी को वर्ष 2021 में बदल करके इनके नाम पर रख दिया गया। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था, जिसे खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला यहां पर अगर देखें तो खुसरो बाग, ये मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। खुसरो बाग की अगर हम बात करें तो जो जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था खुसरो मिर्ज़ा, ध्यान रखिए कि अमीर खुसरो से इसको नहीं जोड़ना है। अक्सर बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि समझ लेते हैं ये खुसरो बाग जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। ये अमीर खुसरो से नहीं, जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था मिर्ज़ा खुसरो, उससे संबंधित है। यहाँ पर कई मकबरे देखने को मिलते हैं जिनकी वास्तुकला अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अपने आप में देखें तो भव्यता लिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे के पूरे खुसरो बाग को दीवार वाला बगीचा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो मकबरों का निर्माण किया गया है ये बलुआ पत्थर से किया गया है, जो काफ़ी भव्यता लिए हुए हैं। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ पर जितने भी मकबरे हैं, खुसरो मिर्ज़ा की बहन निथार बेगम, उसकी माँ का मकबरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मकबरे हैं इनकी जो डिज़ाइनिंग की गई है, ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो सुल्तान बेगम है, ठीक है, और इस पूरे बागीचे की, और जो यहाँ पर बागीचे में इस बाग में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है, इसका जो डिज़ाइनिंग की गई है ये जहांगीर का जो एक तरह से दरबारी कलाकार था आका मिर्ज़ा, उसके द्वारा इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये जो है दरबारी कलाकार था किसका? जहांगीर का।
जहांगीर का जो दरबारी कवि था उसका जो है दरबारी कलाकार जो है आका मिर्जा, उसके द्वारा इसकी डिजाइनिंग की गई। तो यहाँ पर कौन कौन से मकबरे मिलते हैं? सुल्तान बेगम का मकबरा यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो निथार बेगम जो कि खुसरो मिर्जा की बहन थी, निथार बेगम और खुसरो का मकबरा। निथार बेगम के अगर मकबरे की बात करें तो ये अंदर से खाली है, यानी कि निथार बेगम के जो है कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये मकबरा जो है यहाँ पर इन सारे मकबरों में सबसे खूबसूरत मकबरा है। इसके अलावा यहाँ पर तामारलन का मकबरा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें जो है प्रमुख रूप से खुसरो बाग से संबंधित रही। अगले हम देखते हैं जो यहाँ पर है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अल्फ्रेड पार्क के नाम से क्यों जाना जाता है भाई? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रिंस राजकुमार जो है 1870 में यहाँ पर आते हैं और इसी के उपलक्ष्य में इस पार्क का निर्माण कंपनी के द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाया जाता है। इसीलिए इसे कंपनी बाग या कंपनी गार्डन भी कहते हैं। तो अल्फ्रेड पार्क, कंपनी गार्डन कह लें, और इसको अब चंद्रशेखर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था? 21 फरवरी 1931 को भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी और अंग्रेजों के मध्य मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से अपने आप को ही मार करके बलिदान दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इलाहाबाद म्यूजियम संग्रहालय जो कि यहीं पर बनाया गया है, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की मूंछों को ताव देती हुई मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकी पिस्तौल थी वो भी इसी संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद है। अगला देखते हैं यहाँ पर जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, श्रृंगवेरपुर धाम। यहाँ पर इसको अगर हम देखते हैं तो इसे निषाद राज साम्राज्य की राजधानी के रूप से में जाना जाता है। निषाद राज का क्या मतलब है? जो मछुआरों के राजा थे तो उनके साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस श्रृंगवेरपुर धाम को जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर पहुंचे थे। तो जो यहाँ पर मछुआरे थे उन्होंने इनको नदी पार कराने से मना कर दिया था। दरअसल वो ये चाहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ से ना जाएं और उन्हीं के साथ यहाँ पर निवास करें। लेकिन राम जी के आग्रह करने पर जो यहाँ के मछुआरों के राजा थे निषाद राज, उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर आप अपने चरण को धोने का मौका देंगे तो हम आपको यहाँ से जाने देंगे। तो इस शर्त के अनुसार निषाद राज ने भगवान राम के चरण धोए और फिर यहाँ से वो आगे चले जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टि से एक धाम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसको कैसे भूल सकते हैं, नैनी सेतु, नैनी ब्रिज, नैनी का जो न्यू ब्रिज है जिसे यमुना सेतु के नाम से भी जानते हैं, बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक ब्रिज है। ये भारत में 6 लेन में बनने वाला पहला पुल था, पहला ब्रिज था। ठीक है, और इसका निर्माण वर्ष 2004 में करवाया गया था। अगर इसकी हम बात करें, इसकी खूबसूरती की बात करें तो रात में अगर देखें जब यहाँ पर लाइट जलती है तो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो ये भारत में निर्मित होने वाला 6 लेन वाला पहला ब्रिज था वर्ष 2004 में। और किस नदी पर बनाया गया है? ये यमुना नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा अगर देखें तो धार्मिक दृष्टि से बड़े हनुमान मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे लेटे हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जमीन के नीचे, ठीक है, जो जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति जो है लेटी हुई मुद्रा में हमें देखने को मिलती है। और इस मूर्ति के अगर एक हाथ में देखें तो हम यहाँ पर अहिरावण देखते हैं और दूसरे हाथ में इन्होंने राक्षस को दबाया हुआ है। ये जो मूर्ति है इसकी अगर हम बात करें तो ये 20 फीट लंबी है। साथ ही इसके बारे में ये भी मान्यता है कि ये मूर्ति अपने स्थान से हटाई नहीं जा सकती। सम्राट अकबर ने इस मूर्ति को हटाने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन ये मूर्ति टस से मस ना हुई और इसके आगे फिर वो नतमस्तक हो गया और फिर यहाँ पर मंदिर विस्तार के लिए उसने यहाँ पर ज़मीनें भी दी। अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में ही है। ठीक है, आपको पता तो होगा ही कि अगर हम देखें तो जो पहली ट्रेन चलाई गई भारत में 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली रेल कब चलाई गई?
किसके किसके मध्य चलाई गई। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली रेल थी ये 1859 में इलाहाबाद और कानपुर के मध्य चलाई जाती है। वहीं विश्व की जो सबसे पहली डाक सेवा थी वो भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ही शुरू की जाती है, इलाहाबाद से नैनी के मध्य 1911 में। याद रखिए ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की जो पहली डाक सेवा थी 1911 से लेकर 1911 में शुरू हुई, इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग से भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो लोक सेवा आयोग के लिए संविधान में एक अलग से स्थान दिया गया है। संविधान का जो भाग 14 है उसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बातचीत की गई है। यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद अगर देखें तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1937 को इसका गठन किया जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और ये जो लोक सेवा आयोग है इसका विनियमन किस अधिनियम के अंतर्गत या किस विनियमन के द्वारा किया जाता है तो लोक सेवा आयोग अधिनियम या लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के अंतर्गत इसका विनियमन किया जाता है। अब इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, जिसके अंतर्गत किसी एक जिले से किसी एक क्षेत्रीय उत्पाद को चुना जाएगा और उसको न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि उसमें जो भी व्यक्ति संलग्न है उनकी आय को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ उस उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर के आया जाए। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर मूंज उत्पाद जो कि एक घास अगर देखें तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत आपको देखेंगे रोटी की डलिया वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक घास होती है, लंबी घास जिसे सरपत कहते हैं, उससे बनाया जाता है, सरपत से ये बनाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रयागराज में और भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो उनमें से अगर हम देखें तो अखिलेश्वर महादेव मंदिर, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो भारद्वाज आश्रम है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मनकामेश्वर मंदिर, लाक्षागृह, साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो अलोपी मंदिर, इसके अलावा यहाँ पर जो है समुद्र लूप है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो सोमेश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो कल्याणी देवी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तो शिवकुटी मिलेगा, शंकर विमान मंडप मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर वेणी माधव मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा प्रयागराज में धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और भी बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अपने इस सेशन में उन्हीं पहलुओं के ऊपर दृष्टि डाली है जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है या धार्मिक और ऐतिहासिक पहलुओं के नज़र से अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हमें जानना अति आवश्यक है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सेशन और हमारी ये जो सीरीज़ है ये आपको कैसे लगी और आप अगला किस जिले के बारे में जानना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, अपने ज़िले के बारे में जानने के लिए हम ऐसी सेशंस को लेकर के रेगुलरली आते रहेंगे। साथ ही साथ आप अगर इस सेशन की PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी अगर है आपकी तो आप मेरे इंस्टा ID पर भी मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ID जो है मेरी study.with सलमान है। इसके अलावा यहाँ पर ये मेरा कोड है सलमान लाइव। अगर आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ यहाँ पर मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, पर्सनली आपको मेरे द्वारा गाइड किया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर स्टडी विद सलमान सर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। मिलते हैं अगले सेशन में अगले जिले के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।